अकेलेपन को अक्सर एक नकारात्मक भावना के रूप में देखा जाता है। हमारे समाज में अकेले रहने को कमजोरी या असफलता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अकेलेपन को डरने की नहीं बल्कि गले लगाने की जरूरत है? ये किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन आपको अकेलेपन के उस पहलू से परिचित कराएगी जो आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने, अपनी ताकत को पहचानने और जीवन को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। हम सभी ने कभी न कभी अकेलेपन को महसूस किया है, चाहे वह एक खाली घर में बैठकर हो, दोस्तों के बीच में भी खुद को अलग थलग महसूस करना हो, या फिर जीवन के किसी मोड़ पर खुद को बिल्कुल अकेला पाना। लेकिन अकेलेपन का मतलब यह नहीं है कि आप अकेले हैं। यह एक अवसर है खुद के साथ गहराई से जुड़ने का, अपने विचारों, भावनाओं और सपनों को समझने का। इस किताब में हम अकेलेपन और अकेले रहने यानी सॉलिट्यूड के बीच के फर्क को समझेंगे। अकेलेपन एक भावना है जो हमें खालीपन का एहसास देती है, जबकि सॉलिट्यूड एक कॉन्शियस चॉइस है जो हमें खुद के साथ समय बिताने का मौका देती है। हम जानेंगे कि कैसे अकेले रहना हमें मजबूत, रचनात्मक और आत्मनिर्भर बना सकता है। यह किताब आपको एक जर्नी पर ले जाएगी जहां आप सीखेंगे कि कैसे अकेले समय का उपयोग करके खुद को बेहतर ढंग से समझा जाए, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाया जाए और इमोशनल इंडिपेंडेंस हासिल की जाए। हम चर्चा करेंगे कि कैसे अकेलेपन को एक ताकत में बदला जा सकता है और कैसे यह हमें जीवन के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार करता है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि अकेले रहना मुश्किल है, तो यह किताब आपके लिए है। यह आपको यह एहसास दिलाएगी कि अकेलेपन डरने की चीज नहीं है, बल्कि यह एक गिफ्ट है जो आपको खुद के साथ गहराई से जुड़ने का मौका देता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो वहां से इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे अकेले रहने की कला को हासिल किया जाए। अध्याय 1, अकेलेपन का मनोविज्ञान। अकेलापन यानी लोनलीनेस को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि यह सिर्फ अकेले होने की स्थिति नहीं है। यह एक गहरी मानसिक और भावनात्मक अनुभूति है जहां व्यक्ति खुद को दूसरों से कटा हुआ, अनदेखा या गहरे खालीपन में महसूस करता है। मनोविज्ञान के अनुसार अकेलेपन की जड़ें हमारे मस्तिष्क की उस प्रवृत्ति में हैं जो हमें सामाजिक जुड़ाव की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है। जब यह जुड़ाव टूटता है तो हमारा दिमाग इसे एक खतरे के रूप में देखता है, जिससे तनाव, चिंता और यहां तक कि शारीरिक बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। अकेलेपन के कारण कई हैं और ये हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों में यह बचपन के अनसुलझे ट्रॉमा या इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल से आता है। जिन्हें बचपन में सुरक्षा या प्यार का एहसास नहीं मिला, वे अक्सर बड़े होकर दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने में डर महसूस करते हैं। कुछ के लिए यह जीवन के बदलावों का नतीजा होता है, जैसे नया शहर, नौकरी या रिश्ते का टूटना। आधुनिक दुनिया में सोशल मीडिया की भूमिका भी अहम है। दिखावटी जुड़ाव जैसे लाइक, कमेंट और फॉलोअर्स असलियत में गहरी अकेलापन पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल इंटरैक्शंस हमें वास्तविक इमोशनल इंटीमेसी नहीं दे पाते। अकेलेपन के प्रभाव सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक भी होते हैं। शोध बताते हैं कि लंबे समय तक अकेलेपन में रहने वाले लोगों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और नींद की समस्याएं आम हैं। शरीर पर इसका असर कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन के स्तर को बढ़ाकर होता है, जो हार्ट डिजीज और इम्यूनिटी के कमजोर होने का कारण बन सकता है। मनोवैज्ञानिक रूप से अकेलापन हमें नेगेटिव सेल्फ टॉक की ओर धकेलता है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं अयोग्य हूं जैसे विचारों का चक्रव्यूह बन जाता है। लेकिन अकेलेपन का सबसे बड़ा दर्द शायद सामाजिक धारणाएं और दबाव हैं। समाज हमें बताता है कि सफल जीवन वह है जहां आपके चारों ओर दोस्तों और परिवार का हुजूम हो। अकेले रहने वालों को अक्सर एंटी सोशल, उदास या फेलियर का लेबल लगा दिया जाता है। यह स्टिग्मा व्यक्ति को और अधिक अकेला कर देता है,
क्योंकि वह अपनी भावनाओं को छिपाने लगता है। सोशल गैदरिंग्स में जबरदस्ती हंसते रहने का दबाव या क्यों अभी तक शादी नहीं की जैसे सवाल, ये सभी उस अकेलेपन को बढ़ावा देते हैं जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अध्याय 2, अकेलापन और अकेले रहने में अंतर, डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड। अकेलापन और अकेले रहने को अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू मान लिया जाता है, लेकिन यह गलत फहमी ही है जो हमें अकेलेपन के दलदल में फंसाए रखती है। असल में ये दोनों शब्द दो बिल्कुल अलग अनुभवों को बयां करते हैं, एक डराता है तो दूसरा सशक्त बनाता है। अकेलापन एक ऐसी भावना है जहां आप खुद को दुनिया से कटा हुआ महसूस करते हैं। यह वह स्थिति है जब आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ हो, लेकिन वह कोई नहीं होता। यह एक वैक्यूम की तरह है जो आपको अंदर से खोखला कर देता है। इसकी जड़ें अक्सर बाहरी कारकों जैसे रिश्तों का टूटना, सामाजिक अस्वीकृति या खुद को अलग समझने की भावना में होती है। लोनलीनेस आपको हेल्पलेसनेस का एहसास दिलाती है, जैसे आप अपनी ही जिंदगी के किराएदार बन गए हों। वहीं अकेले रहना यानी सॉलिट्यूड एक कॉन्शियस चॉइस है। यह वह पल होता है जब आप खुद के साथ जुड़ने के लिए जानबूझकर अकेले रहते हैं। यहां आप अकेले होने से नहीं डरते, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाते हैं। सॉलिट्यूड में आप अपने विचारों, भावनाओं और सपनों के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप बनाते हैं। यह वह समय है जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुद को सुनते हैं, जैसे एक कलाकार अपनी कला में डूब जाता है। इन दोनों के बीच का फर्क समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक पार्टी में हैं, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों के बीच भी आप खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। यह लोनलीनेस है। वहीं अगर आप जानबूझकर एक शाम अपने साथ बिताने के लिए घर पर रुकते हैं, किताब पढ़ते हैं या संगीत सुनते हैं, यह सॉलिट्यूड है। पहली स्थिति में आपका दिल भारी है, दूसरी में आपका मन हल्का। समाज अक्सर इन दोनों को मिक्सअप कर देता है। अकेले रहने वाले लोगों को उदास या असामान्य कह दिया जाता है, लेकिन दुनिया के महान विचारकों, लेखकों और कलाकारों ने अपनी सबसे बड़ी रचनाएं सॉलिट्यूड में ही दी हैं। चाहे वह रूमी का आध्यात्मिक सफर हो या वर्जीनिया वुल्फ का एकांत में लिखा गया साहित्य, सॉलिट्यूड क्रिएटिविटी और सेल्फ डिस्कवरी का स्रोत रहा है। अकेलेपन को हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी परसेप्शन बनाती है। जब हम अकेलेपन को सॉलिट्यूड में बदलना सीख जाते हैं, तो यह हमारी इनर स्ट्रेंथ को उजागर करता है। अगर अकेलेपन में आपका दिमाग सवाल पूछता है, मेरे साथ क्यों कोई नहीं है, तो सॉलिट्यूड उसका जवाब देती है, क्योंकि अभी मुझे खुद के साथ होने की जरूरत है। अध्याय 3, खुद को जानना। जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर नहीं, बल्कि भीतर की ओर होती है। पर यह यात्रा तभी शुरू होती है जब हम खुद के साथ अकेले बैठने का साहस जुटाते हैं। खुद को जानना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सतत संवाद है, जैसे किसी पुराने दोस्त से बात करना जिसे आप सालों से नजरअंदाज करते आए हैं। सॉलिट्यूड इस संवाद का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। जब आप बाहरी दुनिया के शोर को म्यूट कर देते हैं, तभी अंदर की आवाज सुनाई देती है। यह वह आवाज है जो आपसे सवाल पूछती है, तुम कौन हो? तुम्हारी खुशी का स्रोत क्या है? तुम्हारे डर क्यों हैं? इन सवालों से भागना आसान है, लेकिन जब आप सॉलिट्यूड का चुनाव करते हैं, तो ये सवाल आपका पीछा करते हैं और एक दिन आप उनका जवाब देना ही पसंद करते हैं। जर्नलिंग इस प्रक्रिया में आपकी सबसे बड़ी साथी बन सकती है। कागज पर अपने विचार लिखना एक तरह से अपनी आत्मा का आईना देखना है। जब आप लिखते हैं, आज मैंने खुद को क्यों निराश महसूस किया, या वह पल कौन सा था जब मुझे सच्ची खुशी मिली, तो आप अपने अंदर छिपे पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं। यह कोई धार्मिक प्रैक्टिस नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक तरीका है खुद को डिकोड करने का। और फिर है मेडिटेशन। मेडिटेशन को अक्सर ध्यान लगाना समझ लिया जाता है, मगर यह उससे कहीं ज्यादा सरल और गहरा है। यह कोई रिचुअल नहीं, बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग है, जहां आप होना सीखते हैं बिना कुछ करने की जल्दबाजी के।
इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, मगर आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता। मेडिटेशन आपको वह आकाश बनना सिखाती है, जबकि विचार और भावनाएं बादलों की तरह गुजर जाते हैं। शुरुआत में मेडिटेशन का मतलब सिर्फ सांसों पर ध्यान देना हो सकता है। आंखें बंद करके बस इस बात पर ध्यान दें कि सांस अंदर कैसे जाती है और बाहर कैसे आती है। जब मन भटके तो उसे वापस सांसों पर लाए। यही प्रैक्टिस है। यह आसान लग सकता है, लेकिन जब आप इसे करते हैं तो पाते हैं कि मन कितना भटकता है। यही तो मेडिटेशन की ब्यूटी है। हर बार मन को वापस लाना ही प्रैक्टिस है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि मेडिटेशन सिर्फ सांसों पर ध्यान देने तक सीमित नहीं है। यह आपको सिखाती है कि कैसे विचारों के बीच रहते हुए भी शांत रहा जाए। जब आप ऑब्जर्व करते हैं कि मैं अभी चिंता कर रहा हूं या मैं खुश महसूस कर रहा हूं, तो आप उन भावनाओं से जुड़े बिना उन्हें देख पाते हैं। यह आपको इमोशनल रिएक्शन से ऊपर उठकर एक विटनेस बना देती है। मेडिटेशन का असल मकसद खाली दिमाग पाना नहीं है, बल्कि यह आपको सिखाती है कि विचारों के बीच रहते हुए भी शांत कैसे रहा जाए। जब आप ऑब्जर्व करते हैं कि मैं अभी चिंता कर रहा हूं या मैं खुश महसूस कर रहा हूं, तो आप उन भावनाओं से जुड़े बिना उन्हें देख पाते हैं। यह आपको इमोशनल रिएक्शन से ऊपर उठकर एक विटनेस बना देती है। जैसे अगर कोई गुस्सा आए तो आप उसमें डूबने की बजाय कह सकते हैं, यह गुस्सा है और यह चला जाएगा। डेली लाइफ में मेडिटेशन को लाना भी उतना ही आसान है। चाय पीते हुए उसकी गर्माहट महसूस करें या खिड़की से बाहर देखते हुए पक्षियों की आवाज सुनें। ये माइंडफुलनेस मोमेंट्स भी मेडिटेशन का ही हिस्सा है। चलते हुए अपने कदमों की आवाज, हवा का स्पर्श या आसपास की गंध पर ध्यान दें। यह गतिशील मेडिटेशन है। सोने से पहले 5 मिनट के लिए बिस्तर पर लेटकर सिर्फ सांसों पर फोकस करें। इससे नींद गहरी आती है। मेडिटेशन के साथ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मन भटक जाता है, लेकिन यह नेचुरल है। हर बार मन को वापस लाना ही मेडिटेशन की प्रैक्टिस है। इसे फेलियर न समझें। शुरुआत में 2-3 मिनट से शुरू करें। कंसिस्टेंसी मायने रखती है। जब आप नियमित मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर का ऑटो पायलट मोड बंद होता है। आप अपनी हैबिट्स, रिएक्शंस और पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं। जैसे, मैं हर बार किसी की आलोचना सुनकर डिफेंसिव क्यों हो जाता हूं, या मुझे अकेले समय में डर क्यों लगता है। यही वह जगह है जहां सॉलिट्यूड और मेडिटेशन मिलकर आपको खुद की डीपेस्ट लेयर्स तक ले जाते हैं। आप समझने लगते हैं कि आपका सच्चा स्व क्या चाहता है, बिना सोसाइटी, फैमिली या एक्सपेक्टेशंस के प्रभाव के। मेडिटेशन वह पुल है जो आपको अपने विचारों के शोर से निकालकर आपकी आत्मा की चुप्पी तक ले जाता है। यह आपको सिखाता है कि आपकी पहचान उन विचारों से बड़ी है जो आपके दिमाग में आते जाते हैं। यह वह समय है जब आप अपने सच्चे स्व से मिलते हैं, वह स्व जो न तो सफलता से परिभाषित है, न ही फेलियर से। अध्याय 4, क्रिएटिविटी एंड सॉलिट्यूड। कहा जाता है कि रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी एकांत में जन्म लेती है, लेकिन साझा की जाती है दुनिया के साथ। यह अध्याय उसी रहस्य को उजागर करता है। कैसे सॉलिट्यूड के पल आपके भीतर छिपे कलाकार, लेखक या आविष्कारक को जगा सकते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग उन आवाजों को सुनना बंद कर देता है जो बाहर से आती हैं। इस खामोशी में आपकी अपनी आवाज ताकत पकड़ती है। यह वह समय है जब आपके विचार बिना किसी इंटरप्शन के नदी की तरह बहते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके सबसे बेहतरीन आइडियाज अक्सर शावर लेते हुए, टहलते समय या रात को सोने से पहले आते हैं? यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह सॉलिट्यूड की देन है। क्रिएटिविटी और सॉलिट्यूड का रिश्ता इतना गहरा क्यों है? क्योंकि रचनात्मकता को वल्नरेबिलिटी चाहिए होती है। वह डर कि क्या लोग मेरी कला को पसंद करेंगे या क्या मैं अच्छा हूं। जब आप अकेले होते हैं तो यह डर गायब हो जाता है। आप सिर्फ अपने और अपने काम के साथ होते हैं। यही वह जगह है जहां आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फेल हो सकते हैं और फिर से ट्राई कर सकते हैं बिना जजमेंट के।
इस अध्याय में हम कुछ ऐसे तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे जिनसे आप सॉलिट्यूड को अपनी क्रिएटिविटी का साथी बना सकते हैं। पहला है नई स्किल्स सीखना। अकेले समय का सबसे बड़ा उपहार यह है कि आप खुद को नई चीजें सीखने के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, चाहे वह पेंटिंग हो, कोडिंग या गिटार बजाना। सॉलिट्यूड आपको वह स्पेस देती है जहां आप बिना शर्मिंदगी के गलतियां कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जापानी शब्द कोगराशी उस ठंडी हवा को कहते हैं जो पुराने पत्तों को गिराकर नई कलियों के लिए जगह बनाती है। ठीक वैसे ही सॉलिट्यूड आपके मन के पुराने विचारों को हटाकर नई सीख के लिए जगह बनाती है। दूसरा है कला के माध्यम से खुद को व्यक्त करना। कला वह भाषा है जो शब्दों से परे है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके भीतर का दर्द, खुशी या उलझन रंगों, शब्दों या स्वरों में ढल सकती है। फ्राइडा काहलो ने अपने दर्द को कैनवास पर उतारा और बीथोवन ने बहरेपन के बावजूद संगीत रचा। ये उदाहरण बताते हैं कि सॉलिट्यूड में पैदा हुई क्रिएटिविटी कितनी शक्तिशाली हो सकती है। और तीसरा है संगीत और ध्वनि। संगीत सुनना या बनाना सॉलिट्यूड को एक रिदम देता है। चाहे आप बारिश की आवाज सुन रहे हों या अपने मन के गीत गा रहे हों, ये आपकी भावनाओं को एक स्वर देता है। शोध कहते हैं कि अकेले समय में संगीत सुनने से ब्रेन के क्रिएटिव एरियाज एक्टिवेट होते हैं। लेकिन याद रखें, क्रिएटिविटी का मतलब कुछ नया बनाना ही नहीं है, यह आपके जीवन को नए तरीके से जीने का तरीका भी है। जब आप अकेले होते हैं तो आप छोटी छोटी चीजों में ब्यूटी ढूंढना सीखते हैं, जैसे चाय का कप, खिड़की से दिखता पेड़ या पुरानी यादों वाली कोई वस्तु। यही वह क्रिएटिविटी है जो आपको जीवन के प्रति ग्रेटफुल बनाती है। अध्याय 5 इमोशनल इंडिपेंडेंस। कल्पना कीजिए एक पेड़ जो हवा के झोंकों में भी अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा रहता है। उसे दूसरे पेड़ों का सहारा नहीं चाहिए, न ही उनकी तारीफों की भूख। वह बस है अपनी पत्तियों की सरसराहट, अपनी छाया की गरिमा में। यही भावनात्मक स्वतंत्रता है। यह वह कला है जब आपकी खुशी, शांति या आत्मविश्वास किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति के हाथों बंधे नहीं होते। पर यह स्वतंत्रता एक दिन में नहीं आती। यह उस बगीचे की तरह है जिसे सॉलिट्यूड की धूप, सेल्फ अवेयरनेस की पानी और करेज की मिट्टी चाहिए। पहले अध्यायों में हमने सीखा कि कैसे अकेलेपन को समझना और खुद से जुड़ना जरूरी है। अब वह समय है जब हम उस जुड़ाव को अपनी ताकत बनाएं, बिना किसी के सहारे के। भावनात्मक निर्भरता की जड़ें अक्सर हमारे बचपन या समाज के एक्सपेक्टेशंस में होती हैं। जैसे हमें सिखाया जाता है कि प्यार मांगने से मिलता है या दूसरों को खुश रखो तभी तुम्हारी वैल्यू है। ये विचार हमें धीरे धीरे उस मकड़जाल में फंसा देते हैं जहां हर खुशी किसी और के इशारों पर नाचती है। जब कोई दोस्त नहीं आता तो अकेलापन लगता है। जब पार्टनर गुस्सा करता है तो अपनी गलती मान लेते हैं, चाहे हो भी ना। इस चक्र को तोड़ने का पहला कदम है खुद को अपनी भावनाओं का मालिक बनाना। मान लीजिए आपके किसी करीबी ने आपसे बात करने से मना कर दिया। भावनात्मक रूप से निर्भर व्यक्ति पैनिक करेगा। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वह मुझसे नाराज है? जबकि भावनात्मक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति सोचेगा, शायद उन्हें अभी स्पेस चाहिए, मैं अपनी शांति बनाए रखता हूं। यह बदलाव ओवरनाइट नहीं आता। इसके लिए वह अभ्यास चाहिए जो आपने सॉलिट्यूड में किया। खुद को जानना, अपनी जरूरतों को पहचानना। जैसे अगर आपको लगता है कि आपकी खुशी दूसरों के प्यार पर निर्भर है, तो एक साधारण सवाल पूछें, क्या मैं खुद को वह प्यार दे सकता हूं जो मैं दूसरों से चाहता हूं? शुरुआत में यह अजीब लगेगा, मगर धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में हैं, न कि उल्टा। इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों से प्यार न करें या उनकी परवाह छोड़ दें, बल्कि यह समझना कि प्यार और निर्भरता अलग अलग चीजें हैं। प्यार वह है जब आप किसी के साथ चलते हैं, निर्भरता वह है जब आप उनके बिना चल नहीं सकते। एक और पहलू है बाउंड्रीज बनाना। भावनात्मक स्वतंत्रता यह नहीं सिखाती कि आप कठोर बन जाएं, बल्कि यह कि आप जानें कि कहां हां कहना है और कहां नहीं।
जैसे अगर कोई आपकी भावनाओं को डिसमिस करता है तो उसे समझाने की बजाय खुद को प्रायोरिटाइज करना। यह आपको उन लोगों के प्रति आकर्षित करता है जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करते हैं। अंत में, भावनात्मक स्वतंत्रता का मतलब सब कुछ अकेले संभालना नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि आपकी नाव दूसरों के हाथों में नहीं, बल्कि आपके अपने हाथों में हो, चाहे समुद्र शांत हो या तूफानी। अध्याय 6, बिल्डिंग रेजिलियंस, मजबूती का निर्माण। जीवन एक समुद्र की तरह है, कभी शांत, कभी तूफानी, और हम सभी उस समुद्र में तैरते हुए नाविक हैं। कुछ लोग तूफान में डूब जाते हैं तो कुछ उसे पार करके नई धरती तक पहुंचते हैं। यह अंतर रेजिलियंस में होता है, वह मजबूती जो हमें तूफानों से लड़ना नहीं बल्कि उनसे सीखना सिखाती है। रेजिलियंस का मतलब यह नहीं कि आप कभी नहीं गिरेंगे, बल्कि यह वह कला है कि गिरने के बाद कैसे उठना है, और यह कला सॉलिट्यूड में ही सीखी जाती है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने घावों को देखते हैं, उन्हें समझते हैं और फिर उन्हें भरने का रास्ता ढूंढते हैं। यह प्रक्रिया आपको न सिर्फ मजबूत बनाती है बल्कि आपकी आत्मा को गहराई से जोड़ती है। तूफानों से सीखना। हर तूफान एक सबक लेकर आता है। शायद वह सबक पेशेंस का है, जब आप सीखते हैं कि कुछ चीजें समय के साथ ही ठीक होती हैं, या वह सबक एक्सेप्टेंस का है, जब आप समझते हैं कि कुछ बातें आपके नियंत्रण से बाहर हैं। जब आप सॉलिट्यूड में इन सबकों को गहराई से समझते हैं तो वे आपकी ताकत बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने किसी रिश्ते में धोखा खाया। पहले रिएक्शन में आप गुस्से या निराशा में डूब सकते हैं, लेकिन जब आप अकेले बैठकर इस पर विचार करते हैं तो आप पाते हैं कि यह घटना आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने का मौका दे रही है। शायद आप सीखते हैं कि आपकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, या कि आपको अपनी बाउंड्रीज को मजबूत करना है। यही रेजिलियंस है। अपनी कहानी को फिर से लिखना। रेजिलियंस का एक बड़ा हिस्सा है अपनी कहानी को नए सिरे से लिखना। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने पास्ट को एक नए पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। जैसे, मैंने बहुत दर्द झेला है की जगह मैंने बहुत कुछ सीखा है। यह छोटा सा बदलाव आपकी पूरी सोच को बदल देता है। एक और उदाहरण, मान लीजिए आपने नौकरी खो दी। पहले रिएक्शन में आप खुद को फेलियर समझ सकते हैं, लेकिन जब आप सॉलिट्यूड में इस पर विचार करते हैं तो आप पाते हैं कि यह एक नई शुरुआत का मौका है। शायद वह काम जो आपको सच में पसंद है, या वह स्किल जो आपने हमेशा सीखना चाहा। रेजिलियंस और सेल्फ कंपैशन। रेजिलियंस का मतलब खुद को कठोर बनाना नहीं है, बल्कि यह खुद के प्रति दयालु होना है। जब आप अकेले होते हैं तो आप सीखते हैं कि कैसे खुद को गले लगाना है, उन सभी इम्परफेक्शंस के साथ जो आपको आप बनाते हैं। यह सेल्फ कंपैशन आपको उन चुनौतियों से लड़ने की ताकत देती है जो जीवन आपके सामने लाता है। हर तूफान के बाद सूरज निकलता है, और जब आप रेजिलियंस बनाते हैं तो आप पाते हैं कि तूफान ने आपको और मजबूत बना दिया है। आपकी जड़ें गहरी हो जाती हैं और आपकी शाखाएं और ऊंची। यही वह ताकत है जो सॉलिट्यूड आपको देती है। कंक्लूजन। जीवन की सबसे बड़ी खोज खुद को खोजने की यात्रा है। यह किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन आपको उसी यात्रा पर लेकर चली है। अकेलेपन के उन पलों से गुजरते हुए जो डराते हैं, उन्हें समझते हुए और फिर उन्हें अपनी ताकत बनाते हुए। अब जब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं तो यह समय है कि हम उन सबकों को संजोए जो हमने सीखे हैं। हमने शुरुआत में देखा कि अकेलेपन को डरने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत है। यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक अवसर है खुद के साथ गहराई से जुड़ने का। जब आप अकेलेपन को गले लगाते हैं तो आप पाते हैं कि यह आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने का मौका देता है। यह वह समय है जब आप अपने विचारों, भावनाओं और सपनों को बिना किसी इंटरप्शन के सुनते हैं। यह प्रक्रिया आपको सेल्फ अवेयरनेस की ओर ले जाती है, वह गुण जो आपको जीवन के हर मोड़ पर मजबूत बनाता है। जब आप अकेले होते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी अपने चरम पर होती है। यह वह समय है जब आप नई स्किल्स सीखते हैं, कला के माध्यम से खुद को व्यक्त करते हैं और अपने विचारों को आजाद करते हैं।
ये क्रिएटिविटी न सिर्फ आपको खुशी देती है, बल्कि आपको दुनिया के साथ जुड़ने का एक नया तरीका भी सिखाती है। अकेलेपन ने आपको सिखाया कि आपकी खुशी और शांति दूसरों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। यह भावनात्मक स्वतंत्रता आपको उन लोगों के प्रति आकर्षित करती है जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करते हैं। यह आपको बाउंड्रीज बनाने और खुद को प्रायोरिटाइज करने की ताकत देती है। तूफानों से लड़कर ही हम मजबूत बनते हैं। रेजिलियंस वह कला है जो आपको गिरने के बाद उठना सिखाती है। यह आपको यह याद दिलाती है कि हर चुनौती एक सबक है और हर तूफान के बाद सूरज निकलता है। अकेलेपन को डरने की नहीं, बल्कि गले लगाने की जरूरत है। यह वह गिफ्ट है जो आपको खुद के साथ गहराई से जुड़ने का मौका देता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी ताकत आपके भीतर ही है, बिना किसी लेबल या भूमिका के। यह किताब आपको यह याद दिलाने के लिए है कि अकेलेपन का मतलब अकेला होना नहीं है, यह खुद को खोजने का एक रास्ता है। तो चलिए इस यात्रा को जारी रखें, अपने अंदर की आवाज को सुनें, उसे समझें और उसे अपनी ताकत बनाएं। दोस्तों, यह थी किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन की समरी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और के काम आ सकती है तो इसे शेयर जरूर करें। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।